मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी रांची से ये प्रसारण आप सुन रहे हैं मनीष के साथ। थोड़ी देर में आप सुनेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत मतगणना पर जीवंत परिचर्चा। आप सभी श्रोताओं का और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों का। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विनय कुमार, ब्यूरो प्रमुख UNI रांची, और श्री आनंद मोहन, ब्यूरो प्रमुख प्रभात खबर रांची। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, विनय जी, आनंद जी। और मेरे साथ आज संचालन में है समाचार एकांश की ओर से कुंदन वर्मा। आपका भी स्वागत है कुंदन जी। धन्यवाद मैम जी। विनय जी, लोकतंत्र के महापर्व का जो आज आखिरी चरण है, बहुत सारी तैयारियां हुई हैं, बहुत सारे लोग दम साथे बैठे हैं कि हमने जिसे वोट दिया क्या वो आएंगे नहीं आएंगे। आज के इस माहौल पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। नहीं, देखिए, अब तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है और पहले आधे घंटे में 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है और पहले आधे घंटे में सुबह सुबह हमारी राज्य निर्वाचन आयोग की जो यहाँ प्रमुख हैं, CO, चीफ इलेक्टोरल अफसर जिनको कहा जाता है जी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उनसे भी बात हुई के रवि कुमार जी से, और उन्होंने कहा कि 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर, मतगणना केंद्रों पर कह सकते हैं जी, मतगणना शुरू हो गई है। और शुरू में बैलेट पेपर का जी, जो पोस्टल बैलेट है उसकी गणना की जा रही है और उसके बाद बैलेट, जो पोस्टल बैलेट की गणना के बाद 8:30 बजे से जनरल वोटों की गणना की जाएगी। तो 9 बजे तक रुझान भी आ जाएगा और उनका मानना है कि 4 से 5 बजे शाम तक सारे परिणाम आ जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि 4 बजे तक ही परिणाम आ जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा, चूंकि 81 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, जो नया विधानसभा गठित होगा, उसमें केवल 81 सदस्य रहेंगे। पहले 82 सदस्य हुआ करते थे जी, और एक सदस्य जो थे नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो मुझे लगता है कि 81 सदस्य रहेंगे और यही नई सरकार बनाएंगे जी। जो अभी तक हम लोगों को इनपुट है कि यहाँ बहुत कांटे का संघर्ष दिखाई पड़ रहा है झारखंड में जी। इस बार कई क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर की है। कोल्हान के इलाके में जो पिछला बार भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी, इस बार खाता खोलते हुए दिखाई पड़ रही है और संथाल के इलाके में भी कुछ बेहतर प्रदर्शन किए, लेकिन फिर भी कांटे का मुकाबला है, चूंकि कई ऐसी योजनाएं रही जिनके कारण राज्य सरकार की भी योजनाएं, मैया सम्मान योजना वगैरह जो थी, यूनिवर्सल पेंशन वगैरह थी, और जो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन जैसे मामले थे, इन मामलों के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ के मुद्दे को उठाने का काम किया। घुसपैठ एक प्रमुख मुद्दा रहा संथाल परगना में और कई जगह पोलराइजेशन भी देखने को मिला। गिरिडीह के इलाके में पोलराइजेशन भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इस बार का चुनाव बहुत क्लोज कंटेस्ट होता दिखाई पड़ रहा है। और जहाँ तक वोटों का परसेंटेज जो बढ़ा है, ये वोटों का परसेंटेज को कई रूप से देखा जा सकता है। हो सकता है कि मैया सम्मान योजनाओं के कारण वोट का परसेंटेज बढ़ा। अब तो आज जब शाम में मतगणना हो जाएगी पूरी, तब इसकी समीक्षा हम लोग कर पाएंगे और तब हम कह पाएंगे सही से कि ये किस कारणों से हुआ। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ज्यादा मतदान होता है तो सरकार विरोधी मतदान होता है जी। कई अवसरों पर यह भी देखा गया है कि जब ज्यादा मतदान होता है तो जो सत्ता में बैठे होते हैं उनके पक्ष में भी मतदान होता है। इसके भी कई उदाहरण हैं। तो कोई एक आप कह सकते हैं सर्वमान्य नियम इसके लिए नहीं है कि अगर विरोध ज्यादा मतदान हुआ तो विरोध में जाएगा, ऐसा कई ऐसे उदाहरण हम लोगों के पास, हम लोग लंबे समय से कवर करते रहे। तो मुझे लगता है कि अब कितना असर हुआ, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है
कि खास करके जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं, उन इलाकों में काफ़ी मतदान हुआ। जी। और झारखंड के लिए इससे शुभ कुछ हो नहीं सकता है। कई ऐसे बूथ रहे जहां कई पहली बार लोग मतदान करने गए, क्योंकि नक्सल प्रभावित। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, किसी बूथ पर रीपोलिंग करने की नौबत नहीं आई। जी, और बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, हिंसा मुक्त चुनाव हुआ। इसका मतलब है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और सब लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हाँ, शहरी क्षेत्रों में अगर आप कहेंगे तो शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। रांची जैसे जगह पर, धनबाद जैसे जगह पर, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आपको मतदान करने के लिए आपको छुट्टी मिलती है और छुट्टी लेने के बाद आप पिकनिक मनाएं, ये उचित नहीं है। आपको मतदान में निकलना चाहिए था। और आगे इसके लिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी और चिंतन करना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा शहरी क्षेत्रों से भी मतदाता को निकाला जाए। ग्रामीण, अब आप देखिए ना, जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो डाइनिंग हॉल में या डाइनिंग रूम में बैठकर तो पॉलिटिक्स करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने में आपकी भागीदारी नहीं हो, बेहतर सरकार चुनने में आपकी भागीदारी नहीं हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उस सरकार की आलोचना करने का हक भी आपको नहीं बनता है। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। भाई, आप अगर सरकार बनाते हैं तब तो आपको हक है, लेकिन आप घर के ड्राइंग रूम में बैठे रह जाते हैं, वोट करने नहीं जाते हैं, तो ये चिंता की बात है। और पढ़े लिखे समाज के लोग, क्योंकि शहरों में ज्यादा पढ़े लिखे, अगर आप देखिएगा पढ़ने लिखने का माहौल, तो शहरों में ज्यादा सुविधा होता है। कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सब कॉलेज शहर में, रांची में ही स्थित है, लेकिन यहाँ का ही प्रतिशत। लेकिन अब सुदूरवर्ती इलाका चले जाइए, इंटीरियर से इंटीरियर इलाका, चाईबासा वगैरह, उधर जगन्नाथपुर, कितना वोटिंग परसेंट, जो महिलाएं उसमें बहुत बढ़, नाला वगैरह को आप देख लीजिए, एकदम बॉर्डरिंग लाइन पर है। उसके बाद बंगाल शुरू हो जाता है, नाला से 20 किलोमीटर पर आसनसोल शहर है, तो उस इलाके में बहुत ज्यादा मतदान हुआ। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो निचले तबके के लोग हैं वो मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और लोकतंत्र के लिए तो मुझे बहुत शुभ लगता है। जी जी। विनय जी, इस बार पोस्टल बैलेट भी, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और पोस्टल बैलेट में ये अंदाजा लगा पाना कि कौन किसका रुझान किस ओर है, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये जो इस बार पोस्टल बैलेट की जो लाखों की संख्या है, वो क्या निर्णायक भूमिका निभा सकती है या चौंकाने वाला कुछ ऐसा कर सकती है? देखिए, एक्चुअली जितना मतदान होता है उस हिसाबिक अगर देखिएगा तो बैलेट, पोस्टल बैलेट तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार सही में आपने कहा कि इस बार थोड़ी संख्या ज्यादा है, लेकिन कई अवसरों पर यह निर्णायक भी हुआ है। कई अवसरों पर हम लोग देखे हैं कि बैलेट, पहले क्या होता था, बाद में भी इसकी गिनती होती थी। अब क्या हो गया, पहले इसकी गिनती शुरू हो गई है। तो पहले तो निर्णायक बहुत ज्यादा होता था, चूंकि लास्ट में जब उसका खुलता था बक्सा तो उसके बाद गिना जाता क्या था। होगा। तो उसमें जो पोस्टल बैलेट होता था उसके कारण परिणाम बदलता था। लेकिन अभी तो शुरुआत है, और अगर शुरुआत में आप कहेंगे तो जो रुझान शुरू में आएगा तो उसके आधार पर आप कह सकती हैं कि वो रुझान बदल भी सकता है, क्योंकि पोस्टल बैलेट का नजरिया अलग होता है, और जो मुख्य वोटिंग होता है उसका नजरिया अलग होता है। तो इसलिए जो शुरुआती रुझान आता है उस पर हम लोग बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से बदलेगा। तो शुरुआत में तो पोस्टल बैलेट का ही, अभी चूंकि अब नया नियम में पहले पोस्टल बैलेट गिना जाएगा और उसका ही चुनाव आयोग पहले जारी करेगा कि उसमें कितनी बढ़त है, क्या है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि जब वास्तविक वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तब क्या ट्रेंड रहता है। पोस्टल बैलेट की बात हो रही है, तो अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जो हुई है उसके अनुसार जो रुझान आए हैं वो श्रोताओं को अपडेट करा देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। कि 35 सीटों के रुझान आए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन
बैलेट पेपर के रुझानों में बीजेपी 20 सीटों पर आगे, उनकी सहयोगी आजसू पार्टी 5 सीटों पर आगे हैं, जेएमएम 7 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर 35 सीटों का रुझान आया है। और विनय जी, सोरेन परिवार के 4 सदस्य चुनाव मैदान में हैं। चारों अभी बैलेट पेपर के रुझानों में आगे चल रहे हैं। क्या संकेत है? देखिए, हम जैसा कि पहले आपसे कहे कि बैलेट पेपर जो है पोस्टल बैलेट, तो पोस्टल बैलेट पर हम बहुत ज़्यादा इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, इसलिए कि ये शुरुआती रुझान है। अभी इसमें अब जब एक्चुअल वोटिंग का आएगा तब अगर रुझान आता है तब आप उस पर ज़्यादा विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से बदलता है। हम लोग कई चुनाव को देखे, कई चुनाव को कवर किए, और देखिए हम लोग जैसे देखते हैं कि भाई पोस्टल बैलेट की जो उसका अलग ट्रेंड होता है, क्योंकि बाहर के लोग रहते हैं, जो कामकाजी लोग रहते हैं वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका नजरिया अलग होता है। और जो राज्य में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन मतदाताओं का नजरिया अलग होता है। इसलिए उस पर बहुत ज्यादा हम लोग कह नहीं सकते हैं, बहुत तेजी से बदलता है। अच्छा, एक चीज बताइए विनय जी, 2005 में पहला चुनाव हुआ झारखंड गठन के बाद, त्रिशंकु विधानसभा सामने आई। 2009 में फिर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और मिलीजुली सरकार बनी। 2014 में भाजपा और सहयोगी दलों को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और रघुवर दास ने 5 साल, पहली बार झारखंड में 5 साल किसी की सरकार चली। 2019 में इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिला और उन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2024 क्या लगता है? देखिए, एक बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस समय कि झारखंड में किसी गठबंधन की ही सरकार बनेगी, स्थिर सरकार आएगी, क्योंकि बिना गठबंधन के कोई सरकार बन नहीं सकती है। जहाँ किसी दल के पास बहुमत का आंकड़ा लाने की क्षमता नहीं है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आजसू हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी बिना गठबंधन के यह सरकार नहीं बना सकती है। तो सरकार तो यहाँ गठबंधन के सहारे ही बनेगी। अब इंडिया अलायंस में, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, आरजेडी है, तो ये गठबंधन इंडिया गठबंधन है। और दूसरा जो गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन को आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, आपको लोजपा रामविलास है और आजसू है। उधर भी 4 है, इधर भी कांग्रेस है, लेफ्ट में भाकपा माले सहयोग में लड़ रही है चुनाव इंडिया गठबंधन में, तो इधर भी मजबूत गठबंधन है। यहाँ दोनों गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी भी, तो इधर भी 4-4, तो इधर दोनों मजबूत गठबंधन है। और दोनों मजबूत गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ फंसा हुआ है। कई ऐसे सीटें हैं जिस पर कहना, जब तक अंतिम रिजल्ट, मेरा तो ये मानना है कि जब अंतिम चरण का परिणाम आ जाएगा तभी डिसीजन हो पाएगा कि कौन जीता कौन आ रहा है। बिल्कुल, पिछले चुनाव में भी हम लोग कई सीटों पर देखे कि लास्ट राउंड में फैसला हो पाया कि विजेता कौन हो, और वही सीटें तय करती हैं। मार्जिन नहीं है। अब जो इस बार अगर देखिएगा तो जो सबसे कम यहाँ कई राउंड में मतगणना हो रही है, तो सबसे कम राउंड में जो मतगणना होना है वो तोरपा 13 राउंड में वहाँ मतगणना समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद लिट्टीपाड़ा है जहाँ 14 राउंड में समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो चतरा है। चतरा में सबसे ज्यादा राउंड मतगणना होगी और वहाँ 27 राउंड की मतगणना होगी। जहाँ वोट ज्यादा रहता है तो वहाँ मतगणना टेबल अलग अलग होता है, राउंड अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है कि जो चीफ इलेक्टोरल अफसर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जो सुबह हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, के रवि कुमार ने कहा कि हम लोग 5 बजे तक चुनाव परिणाम प्राप्त कर लेंगे। तो अच्छी बात है कि नई सरकार बनेगी, नई ऊर्जा के साथ बनेगी, राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो एक नई सरकार पर हम लोग जिम्मेदारी जो मिलेगी, उस सरकार का फिर 5 साल मूल्यांकन होगा। अगले 5 साल के बाद उनको चुनाव में
आना पड़ेगा। जी जी। इस बीच हमारे संवाददाता हैं, वो ग्राउंड पर हैं, कर्मवीर रांची से हैं, तो हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। कर्मवीर, आप आज हैं फील्ड पर, आप बताइए आज का क्या हाल है। 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदाताओं ने जो वोट डाले थे उसके परिणाम को जानने और समझने का आज दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के पंडरा में कृषि बाजार प्रांगण स्थित मतगणना स्थल पर, जहां मतों की गणना शुरू हो गई है। पहले बैलेट और उसके बाद ईवीएम में डाले गए वोटों की गिनती चल रही है। माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद यानी लगभग 9:30 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। कामिनी, बात यदि हम मतगणना स्थल की करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है। यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्राधिकार पत्र के बगैर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रांची जिले के जिन 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना की जा रही है, इनमें हटिया विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा 23 राउंड में, जबकि सिल्ली विधानसभा के लिए सबसे कम यानी 18 राउंड में मतों की गणना होगी। बताया जा रहा है कि दोपहर बाद से परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम के समय रांची जिले समेत सभी 81 विधानसभा सीटों के परिणाम आ जाएंगे। हमने सुना कि जो शुरुआती रुझान है वो 9:15 9:30 तक आने शुरू होंगे, और अभी बहुत सारे चैनल अपने अंदाजे से चला रहे हैं कि इस सीट पर इनको बढ़त मिलती होगी। आनंद मोहन जी, आज का जो ये चरण है, लोकतंत्र के महापर्व का ये जो आखिरी चरण है, इस पर लोगों की नजर टिकी हुई है, आपको कैसा लगता है? देखिए, इस आज महापर्व का कहें कि आखिरी दिन है, और पिछले 1 महीने 5 दिनों से जो गहमागहमी रही झारखंड में सरकार गठन को लेकर के, चुनाव को लेकर के जी, तो आज ईवीएम के बोलने का दिन है, जिसमें जनता ने अपनी मुहर लगा दी है, बटन दबा दिया है, और बड़ा ही मजेदार चुनाव हुआ इस बार झारखंड में। मुझे लगता है अभी जो 25 साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़ा ही मजेदार हुआ, और बड़े मंझे हुए वोटर मुझे इस बार दिखे जी। जो मतलब लग रहा है कि जैसा बीना जी ने भी बताया कि 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसको तय कर पाना भी लगता है मुश्किल है, समझ पाना। हाँ, और वो सीटें ही झारखंड में सत्ता का रास्ता तय कर देंगी। एक सवाल एक तो ये हुआ, और ऐसा हुआ क्यों कि 81 विधानसभा है, और मैं तो आश्चर्य करता हूँ उन सारे एग्जिट पोल पर कि उनका क्या मैकेनिज्म है। 20% वो एरर रखते हैं कि मेरा एरर हो सकता है 20%, और 20 सीटें ऐसी है जिनको बताते नहीं कि इसमें हम नहीं है। हाँ, तो चित्त भी मेरा तो ये समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह का एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम लोग भी ग्राउंड में घूम रहे थे, तो अब उतने आसान मतदाता नहीं है जो आपको निकलेंगे और बताएंगे कि हम किसको दिए। हाँ, ये आपके सरोकार को उन लोगों ने समझ लिया है, आपके व्यवसाय को समझ लिया है, आपकी चीजों को मैंने निस्बत से जो मैंने फील किया। तो एज ए जर्नलिस्ट जब हम लोग उनकी भाषा में कम्युनिकेट करके खोरठा में जाकर के, पचपरगनिया में जाके बात करते हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सहजता से वो धीरे धीरे चीजें आती है, और बुनियादी समस्याओं से अपनी शुरू करते हैं। जब अगर हम लोग भी एक सर्वे करते हैं, मान लीजिए जाते हैं बात करने के लिए, तो अपने बुनियादी चीजों से वो जो, जैसे आप पूछेंगे कि वोट किसको दिया, तो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, पानी, तो वो लगता है कि हम जो है एक लेकर के आए हैं उनके लिए समस्याओं का समाधान की चीजें। तो बड़ा ही मजेदार चुनाव हुआ है, और मुझे लगता है कि 2-2:30 बजे के बाद कुछ तस्वीर साफ होगी, लेकिन अगर कंक्लूड करना है, अंतिम में अगर पहुंचना है, तो 4-5 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। और झारखंड में अंडर करेंट्स था, महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली, इसका एक अपना संकेत है इस पूरे चुनाव का। तो जैसा आपने कहा कि क्या दिखता है, तो आगे चुनाव परिणाम दिखता है। आनंद मोहन जी, झारखंड ने काफी अस्थिर सरकारें देखी हैं। आपसे सीधा सवाल यह है कि 2024 झारखंड को स्थिर सरकार देगा? देखिए सर, एक चीज तो मुझे दिख रहा है, जो आपका कहना ठीक है, बहुत अस्थिरता का सरकार देखा है, बहुत रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखा है। 2019 और 2014 छोड़ दें तो हम लोग अस्थिरता से ही गुजरे हैं।
2019 में भी मैंडेट ठीक ठाक आया। 2014 में रघुवरदास की सरकार बनी। वो इनफैक्ट 2019 वाला मैंडेट ज्यादा स्ट्रांग मैंडेट था, क्योंकि उसमें 51-52 का, जब पिछले हमको याद है जब हेमंत सोरेन अपना वो समर्थन का पत्र लेके गए थे तो 51 के आसपास उनके पास था बहुमत। ये चुनाव बेसिकली मुझे लगता है कि मैंडेट तो किसी एक को देने जा रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो परसेंटेज या तो सरकार बदलने के लिए होगी या तो सरकार बनाने के लिए होगी। मुझे ये लग रहा है कि ये चीजें हैं। जिन सीटों पर बहुत शार्प चुनाव दिख रहा है वो मुझे वहां व्यक्तिगत उस विधायक का एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो जो 15-20 सीटें जो इसमें दिखती है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रांग वेव नहीं फील किया कि सरकार हटाओ वाला, और मैंने बहुत स्ट्रांग वेव ये भी नहीं फील किया कि सरकार रखो वाला। मतलब ये दोनों के बीच झूलता हुआ मुझे ये चुनाव दिखता है। और जो परिणाम तो खैर आएंगे थोड़ी देर में, 4-5 बजे तक पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आनंद मोहन जी, ये बताइए, ये जो मुद्दे हैं किस तरीके से काम करते हैं मतदाताओं के बीच में? हम क्या समझ सकते हैं कि उनके लोकल मुद्दे हैं, उनके जो नेता हैं उनका जो चार्म है, उनका जो ऑरा है, या फिर उनके अपने जातिगत समीकरण है? क्या मुद्दे काम करते हैं, कैसे कुछ हम समझ पाएंगे क्या? देखिए, एक तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें हमको लगता है कि ग्रास रूट के मुद्दे, लोगों की समस्या और सवाल, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं हर एक आदमी का, मतलब हर एक कंस्टिट्यूंसी का। और हर एक कंस्टिट्यूंसी की अलग अलग समस्याएं और अलग अलग हमारे यहाँ उसका राजनीतिक डेमोग्राफी बोलिए, उसका राजनीतिक पैटर्न्स बोलिए। जो संथाल में है वो बगल के कोल्हान में नहीं है, जो कोल्हान में है वो उत्तरी छोटा नागपुर में नहीं है, जो उत्तरी छोटा नागपुर में है वो दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं है। तो हमारे जो 5 प्रमंडल है उनको 5 प्रमंडल का मिजाज अलग अलग है। तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर नैरेटिव्स ये नहीं दिखा कि जो पार्टियों ने सेट किया और सारे जगहों पर वो मतलब फ्लो किया हो। जैसे मैं बांग्लादेश घुसपैठी का ही मान लेता हूँ कि वो नैरेटिव बीजेपी का था, बहुत वार क्राई के साथ बीजेपी आई उस नैरेटिव को लेकर के, वो कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। मुझे वो दक्षिणी छोटा नागपुर में जहां हम लोग बैठे हैं वहां वो बहुत स्ट्रांगली हमको नहीं दिखा कि वो नैरेटिव चल रहा है। मुझे फिर वही उत्तरी छोटा नागपुर में वो नहीं दिखा, वही मुझे पलामू में मुझे नहीं दिखा। संथाल और कोल्हान के इलाके में एक आदिवासी गोलबंदी के लिए, एक आदिवासी अस्तित्व के सवाल को लेकर के बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आई। इसका काउंटर अटैक भी था इंडिया गठबंधन की ओर से कि भाई ये केंद्र का मसला, और इस बीच में वहां का चुनाव झूलता रहा। सवाल ये हुआ कि बुनियादी चीजें आई कि नहीं। तो जब हम वोटर्स के पास गए तो 2 चीजें हुई कि महिलाओं का वोटिंग क्यों बढ़ा, तो उसके पीछे लोग अपना तर्क है कि मैया सम्मान योजना और जो फ्री बीज चल रहा है भाजपा और गोगो दीदी और मैया वाला, उसका एक अट्रैक्शन था महिलाओं में, नो डाउट था नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी वोटर्स मिले जो कहे कि हमारा 1000 से 2000 से होगा क्या, मेरे बच्चे को रोजगार मिलता है कि नहीं। और मैं इस चुनाव में देखा, चुनाव से पहले जब एक प्लॉट तैयार हो रहा था तो रोजगार का सवाल यूथ में बड़ा जोर से आक्रोश वाला माहौल बन रहा था कि झारखंड में पेपर लीक्स और ये वो एक माहौल दिख रहा था मुझे। लेकिन मुझे लगा कि वो भी जो था ना, वो बीच चुनाव आते हैं तो वो मसला भी डाइल्यूट हो गया और फ्री बीज वाला ही मसला चल रहा है। उसके पीछे का थोड़ा सा अगर वक्त देगा तो उसके पीछे का मुझे कारण यही दिखता है कि लोगों को ना बुनियादी चीजों को बहुत जल्दी दुरुस्त होता दिखता नहीं है। एक निराश भाव है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अस्पताल हैं तो उनको पता है कि वही जद्दोजहद है अस्पताल में जाकर के। हमारे यहाँ बच्चों का एजुकेशन है तो उनको पता है कि यही जद्दोजहद है, कितनी महंगी है और क्या है। वो तो सारे जगहों पर, एक झारखंड का नहीं, सारे जगहों पर। तो जो स्टेट को जो फौरी तौर पर किसी भी शासन सत्ता को जिसको एड्रेस करना था, वो स्वास्थ्य, चिकित्सा, आपकी सुरक्षा, ये चीजें थी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में मुझे लगता है कि मैं किसी एक सरकार का बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकार को एक मतलब बहुत जिसको कहते हैं ऑन गोइंग है कि हाँ चलो अस्पताल भी बन जाए, चलो ये भी हो जाए, मतलब उसके पीछे कोई बहुत विजनरी चीजें नहीं दिखती है। तब आम लोग करे क्या? तो आम लोगों को लगता है कि भाई जो मिल रहा है उसी को पकड़ो, जल्दी में तो ही मिल रहा है। बिल्कुल। तो 2000, 2500, 3000 जो मिल रहा है, अब उसमें जो जितना अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। तो जैसे ही हुआ कि 1000 तो बीजेपी लेके आई गोगो दीदी में 2100। अब 2100 से पहले हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट से कर दिया 2500। अभी 2500 वाला का ज्यादा मार है कि 2100 वाला पहले माइंड सेट कर चुका, तो इसी में तय करना होगा कुछ घंटों में पता। तो क्या हम ये कहें कि ये जो परिणाम है
उसमें नहीं, एक अभी जो सूचना अभी आ रही है इलेक्शन कमीशन जी, की विनय जी। वेबसाइट पर, जी। तो बेरमो से कुमार जयमंगल सिंह, जी कुमार जयमंगल, जिनको अनूप सिंह के नाम से भी जाना लीड कर जाता है, रहे ये लीड कर रहे हैं, जी, कांग्रेस के हैं, तो ये लीडिंग इनका है। और एक माले के कैंडिडेट भी लीड कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन का साइट बता रहा है, उसको हम लोग चूंकि जी, हम लोग बिल्कुल। तो ऑथेंटिक मानते हम हैं। श्रोताओं को बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन की साइट को फॉलो करते हैं, अंदाजा से हम नहीं बोलेंगे और हम जो बोलेंगे वो ऑथेंटिक होगा। और जी, निरसा विनय जी। निरसा से अरूप चटर्जी CPI ML के, जी तो अभी कह सकते हैं 2 सीटों पर जो ट्रेंड दिखा रहा है जी। इलेक्शन कमीशन का, जो जी। उसमें दोनों इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ पक्ष में। दिखाई पड़ा। जी जी। अभी जो बात हो रही थी कि जो महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई, गोगो दीदी या फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो मैं आप दोनों से, विनय जी से और मोहन जी से, आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि महिलाओं का जो वोट है, इस पर जो कंसंट्रेशन होता है सरकारों का, तो हम ये माने कि ये जो महिलाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाकों की हैं चाहे शहरी इलाकों की हैं, वो परिणाम पलट सकती हैं? मेरे से पर जी आनंद मोहन जी। हाँ जी, देखिए, बेशक मुझे लग रहा है कि एक तो जो गांव है झारखंड का, देहात है, जो पहाड़ है, जी। वो बड़ा झूम के उत्सव को मनाया, क्योंकि जी। वोटिंग परसेंटेज आप देखिए कि कितना उधर कर रहा है। बहुत बढ़िया। वो उन लोगों ने इस उत्सव को बड़ा ढंग से मनाया और महिलाएं उसमें भी आगे बढ़ चल के करी। तो एक तो झारखंड का अपना सामाजिक ताना बाना जो है, उसमें महिलाओं को एक ट्राइबल्स इलाके में खास करके एक आज़ादी है जी, वो तो है। और वो पार्टिसिपेशन भी है उनका हर चीज जी, में भी, जी। त्योहार में उनके बंदिशें नहीं है। तो एक उनके और जो हाल के दिनों में जो सरकारों ने त्रिस्तरीय पंचायत में जो रिजर्वेशंस और महिलाएं जो पार्टिसिपेशन हुआ है, मुखिया बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष बने, तो एक अवेयरनेस महिलाओं में पॉलिटिकल आ गया है, जी तो उसका एक प्रभाव दिखता है। और दूसरा प्रभाव दिखता है जो आप चर्चा की कि प्रभाव दिखता है कि जो हमको मैया वाला सम्मान वाला है या गोगो दीदी का सम्मान वाला है, वो चीजें भी दिखती है, उसका भी एक असर है। मुझे ये लगा, मैं अपने चुनाव यात्रा के दौरान मैं एक महिला से बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि दीदी आप जो है सो वोट क्या देख करके आप दी? तो बड़ा ही अच्छा उनका था सवाल, मुझे मैंने जवाब था, बोली देखो हमको क्या हुआ ना कि हर चीज के लिए अब हम लोग भी बहुत गांव देहात में रहते तो बड़ी छोटी जरूरतें हैं, उनके कहने का मतलब यह था। जी। तो हमको भी बार बार हस्बैंड पति से मांगना या भाई से मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो मेरा 1000-2000 है ना, वो मेरे लिए एक सबलता देता है और एक इंडिपेंडेंसी देता है कि मोबाइल का रिचार्ज भी हम भरा सकते हैं। जी मतलब उनको तो मोबाइल तो सबके हाथ में जी। है, तो मोबाइल का रिचार्ज भी भराने की कैपेसिटी रखता है। तो एक उनको लगता है कि मतलब कि हमारा एक अपना वजूद है इस पर। तो जी। ये एक बड़ा सेंटिमेंट्स काम किया महिलाओं में। और मैं नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर पार्टी का, लेकिन एक घर के लोगों का मैंने बूथ के बाहर देखा कि घर के जो महिला सदस्य आई थी, उनको उन्हीं के भाई होंगे या कोई होंगे समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि जाकर के तुम ऐसे, हम लोग दूर से थोड़ा सुन रहे थे, जाके उसी को देना। तो डांटी भी उसको, बोले कि तुम अपना दे दिया, अपना देखो, हमको जहाँ देना देंगे। तो मुझे ये बहुत बड़ी बात लगी, ये सजगता के लेवल पर कि आप वोट को चौखट के अंदर बांध नहीं सकते हो। उनका आधी आबादी का एक अपना डिसीजन है। ये लोकतंत्र के लिए मुझे बहुत शुभ संकेत लगा, सरकार जिसकी भी बने। जी, यही एक्सपीरियंस मेरा भी रहा था। एक सब्जी वाली है, तो उनको जाना था गांव, सिमडेगा जाना था उनको। तो बता रही थी सब्जी खरीदने के क्रम में मुझको जाना है, लेकिन मैं तो जिसको देना चाहती हूँ उसी को दूंगी। मेरे पति बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टी को देना, नहीं मैं तो जिसको देना है उसी को दूंगी। मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा कि इनका जो ट्राइबल महिलाओं का जो एक अपना उनका वजूद है, एक अपना स्टैंड है, वो बड़ा बढ़िया लगा। जी विनय जी, इसी पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ये जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं बढ़ चढ़ कर आती हैं, उनके मुद्दे और उनके वोटिंग से परिणाम क्या हो सकता है? नहीं, इसके पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो इस बार का चुनाव हुआ, पिछले बार के चुनाव से क्या अंतर रहा। जी जी, चूंकि लोगों को जानना चाहिए भाई पिछला चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क है। जी जी। तो पिछले चुनाव में जो 2 बड़े लीडर थे, एक शिबू सोरेन, इस बार कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, स्वास्थ्य कारणों से नहीं
यहाँ के सबसे बड़े नेता थे शिबू सोरेन। जी। और दूसरा, जिनको नायक कहिए, खलनायक कहिए, अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। सबसे ज्यादा कैंपेन उन्होंने किया। दोनों की अनुपस्थिति इस चुनाव में खली दिखी और ये बड़ी बात है, क्योंकि दोनों अपने अपने गठबंधन के 2019 में सबसे बड़े नेता के रूप में थे। रघुवर दास तो मुख्यमंत्री ही थे और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता और आदिवासी के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते। दूसरी बात, इस चुनाव को अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन का उभार हुआ और जितने कम समय में उन्होंने जितनी लोकप्रियता अर्जित की, वो भी चकित करने वाली बात है। क्योंकि एक कम अवधि में, और जब उनके पति जेल चले गए, उसके पहले उनकी कोई बहुत राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। वो पारिवारिक महिला थी, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देती थी और उनको तभी देखा जाता था जब गुरुजी की तबीयत वगैरह खराब होती थी तो उनकी सेवा में वो रहती थी। जी। लेकिन जब हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए जी, और उसी समय राहुल गांधी का झारखंड में दौरा हुआ और राहुल गांधी को आना नहीं था, शेड्यूल उनका जो प्रोग्राम था, लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनसे कहा कि सर चलना है हम लोगों को कल्पना सोरेन, तो रास्ते से ही जी उन्होंने अपना डाइवर्ट किया रूट और सीधे कल्पना सोरेन के घर पर पहुंचे। कल्पना सोरेन उस समय जो हेमंत सोरेन का निवास था वहीं रहती थी और पिछले दरवाजे से, जिस दरवाजे से अमूमन निकलने का काम होता था, उस दरवाजे से राहुल गांधी गए जी और उन्होंने हिम्मत देने का काम किया कल्पना सोरेन को, उनको ताकत दिया। और उसके बाद कल्पना सोरेन जो पहली सभा की जी वो नागपुर में, जी नागपुर जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है कई कारणों से, तो नागपुर की सभा में भारत जोड़ो यात्रा जी का आयोजन था, समापन उसमें उनका भाषण हुआ। उसके बाद से जो कल्पना सोरेन निकली तो एकदम से कहीं छा गई और इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कैंपेन भी की और सबसे ज्यादा भीड़ भी खींचने में सफल रही। जी क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, उनके पिताजी सैनिक बैकग्राउंड के हैं, अंग्रेजी हिंदी बोलती हैं, संथाली भी बोलती हैं, उड़िया भी बोलती हैं, कई भाषा जानती हैं और उसके पहले वो शिक्षक भी रही, तो बच्चों को किस तरह से ट्रेंड करना है वो भी जानती हैं, पढ़ाना जानती हैं। तो मुझे लगता है कि जनता में वो एक इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रही। जी तो मुझे पिछले और इस चुनाव में ये फर्क दिखाई पड़ा। जहाँ भी हम लोग गए, जिन इलाकों में गए, चाहे वो समर्थक हों या विरोधी हों, वो कल्पना सोरेन के भाषण सुनने या देखने के लिए जुट रहे। जी हालांकि मेरा ये भी मानना है कि भीड़ कोई जीत हार का पैमाना नहीं हो सकता है। जी 2015 की घटना आपको हम बताएं, 2015 में बिहार में एक चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव, और भागलपुर में एक रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो रैली के बारे में कहा जाता है कि ऐतिहासिक रैली बने, वैसा रैली हो ही नहीं सकता है या हुआ ही नहीं भागलपुर के इतिहास में। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि एनडीए का कोई उम्मीदवार उस जिला से नहीं जीता। जी ऐसा भी बिल्कुल हुआ तो है। भीड़ भी पैमाना नहीं होता है। रैली में आई भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा ये गारंटी। तो ये इसी तरह से आप देखेंगे, पहले अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी रहे 3 बार इस देश के। उनकी सभाओं में भी दूसरे दल के लोग उनको सुनने जाते थे। जी उनकी भाषण की कलाओं के कारण वो इतने अच्छे वक्ता थे कि उनको सुनने लोग जाते थे। और लेकिन वोट तब्दील नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बार कितना वोट कल्पना सोरेन तब्दील कर पाएंगी ये देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से शिबू सोरेन की कमी को उन्होंने खलने नहीं दिया झारखंड के इस चुनाव में। हालांकि शिबू सोरेन से उनकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि शिबू सोरेन एक बड़े नेता हैं, आंदोलनकारी रहे, संघर्ष से पैदा हुए। इन लोगों को विरासत में राजनीति मिली हेमंत सोरेन को, लेकिन अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोग लोकप्रिय होते हैं। तो मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन इस बार
गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। और वैसे खबर आ रही है कि गांडे से वो बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं दुमका, जहां हमारे संवाददाता फील्ड पर हैं और वो खबर भेजेंगे वहां क्या चल रहा है। दुमका जिले के सभी 4 दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती सुबह 8 बजे दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हुई है। मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। जो सबसे पहला परिणाम आएगा वह शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट का होगा, जहां कुल 19 राउंड में मतों की गिनती होगी। वहीं सबसे अंत में जरमुंडी सीट का परिणाम आएगा, जहां 22 राउंड में मतों की गिनती पूरी होगी। जामा में 22 और दुमका में 21 राउंड में मतगणना होगी। अभी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है। पहला रुझान 9:30 बजे के आसपास आने की उम्मीद है। दोपहर 12 बजे के आसपास तस्वीर कुछ साफ हो जाएगी। अंतिम परिणाम 3 बजे तक आने की संभावना है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 बूथों यानी जिले की कुल 20 बूथों के वीवीपैट और ईवीएम के नतीजों का मिलान होगा। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं शहर में भी शांति बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतगणना स्थल के बाहर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और मतगणना के रुझान की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कामनी जी, एक बार फिर हम चुनावी परिदृश्य की ओर लौटते हैं। आनंद जी, इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां दोस्ताना संघर्ष है। जीत हार के समीकरण को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, इंडिया ब्लॉक की जो सीटें हैं उसको पहले हम बांट लेते हैं। कोटमाटी कितनी सीटों पर लड़ रही है? जी। तो 43 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। 30 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर माले चुनाव लड़ रहा और ये राजद 7 सीटों पर है। तो कुल मिला के ये लड़ रहे हैं 84 सीट है। इनको 3 सीटों से 3 पर फ्रेंडली फाइट है। तो मुझे लगा पहले जब हम लोग कवर कर रहे थे तो सभी दलों की कोशिश रही कि प्रत्याशी एक ही रहे, और मतलब एक ब्लॉक से एक ही प्रत्याशी रहे, एक दल से एक ही प्रत्याशी रहे, फाइट की नौबत नहीं आए। लेकिन पार्टियों की कुछ अपनी राजनीतिक परिस्थितियां होती है उस क्षेत्र में, जिसके चलते उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जैसे आप राजधनवार को ले रहे, जहां बाबूलाल मरांडी खड़े हैं और इंडिया गठबंधन के लिए वो सीट सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करने वाली सीट थी, जहां उसको सबसे अच्छा करना था। विरोधी को अगर बाबूलाल को शिकस्त देने वाली सीट थी वो, तो वहां कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिसे न मालिक कॉम्प्रोमाइज कर रहा था अपनी राजनीतिक कारणों से और न जेएमएम वहां कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में, तो फ्रेंडली फाइट हो गया। तो वोटों का बिखराव तय है। देखिए, इंडिया ब्लॉक की जो वोट हैं उसको मुझे लगता है कि उसकी हर सीट पर गिनती 20-25 हजार के बाद से शुरू होगी। मतलब वो उतना उनके पास आया हुआ वोट है। अब वो कितना अलाइंट कर पाते हैं फिर दूसरे फोर्सेस को, तभी वहां उनके सीट पर निकलेगी। और बीजेपी की भी यही स्थिति है कि जहां से वो गिनती शुरू करते 20-25 हजार की गिनती। दो फैक्टर्स हैं इंडिया गठबंधन के साथ जो बहुत अलाइंड होकर के चल रहे हैं, लेकिन जहां फ्रेंडली फाइट है वहां उनके सपोर्टर्स इसमें असमंजस की स्थिति में। बार की बात आपने की छतरपुर और विश्राम पलामू के। हाँ, तो दो जगह पर राजद और कांग्रेस का फ्रेंडली फाइट है, एक जगह जेएमएम और माले से हो गया है। अब आप इसी में एनडीए ब्लॉक को देखें, 68 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, 10 सीट पर आसू है, 2 सीट पर जदयू है और 1 सीट पर लोजपा है। आप देखिए, इस बार एनडीए के लिए गठबंधन करना उसकी एकदम राजनीतिक मजबूरी थी। क्योंकि जो पिछला चुनाव था जो आसू से लड़ा, उसमें उन्होंने देखा कि हम ऐसे 10, 12, 15 सीट हार गए, जिसका मार्जिन 1000 से 2000 के बीच में रहा। तो उनके लिए वो सीटें, थोड़ा सा दर्शक भी जाने कि ये परिस्थितियां क्यों बनती है। और आप देखिए, भाजपा को झारखंड में अगर अलायंस करना है तो बिहार की परिस्थिति, जैसे आप बोले ना फ्रेंडली फाइट कैसे हो गया, तो फ्रेंडली फाइट उस जगह के लोकेलिटी के हिसाब से राजनीतिक मजबूरियां बन जाती है पार्टी की कि चुनाव हमको लड़ाना ही है, नहीं लड़ाएंगे तो वहां के मेरे कार्यकर्ता गोलबंद नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। और 2-4 इलेक्शन अगर उस पार्टी उस पर्टिकुलर सीट को छोड़ती है तो परमानेंट वहां से बोरिया बिस्तर बन जाना है। क्योंकि आप कोई काम नहीं देंगे, वो अपने वर्कर्स को कोई एक उनको आशा नहीं दिखेगा कि कोई मेरा यहाँ से नेता है, तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए पार्टियां लड़ती है चुनाव। अब लोजपा को भाजपा ने उम्मीदवार भी दिया, सीट भी दिया,
और क्यों दिया? इसलिए दिया कि एक सेक्शन ऐसा है लोजपा का जिसको रामविलास पासवान जी की पार्टी, उनके बेटे साहब चिराग पासवान की कमान संभाल रहे, वो वोट बैंक के बीच एक मैसेज जाए, जो कि बड़े छवि वाले नेता हैं। तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी भी दे दिया और सीट भी दिया, और इसको भाजपा देख रही है बिहार से जोड़ करके, बिहार में चुना तो एक परिस्थिति तो ये है। आसू को 10 सीटें मिली है। आसू का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, हम इस पर बाद में बात करेंगे अगर स्पेस होगा तो। आसू का गठबंधन का कितना फायदा इस बार भाजपा को मिल पाया या मिला, क्योंकि एक फैक्टर जयराम महतो का भी उभर के आ गया है। तो वो जो पूरा इलाका है वहां पर आसू को या आसू के विकल्प के रूप में खड़ा होने की जद्दोजहद जयराम महतो की है। तो अब उसका इस चुनाव में भी असर दिखेगा आपको, उत्तरी छोटानागपुर के खास करके बेल्ट में डुमरी से वाला पूरा इलाका जो है। तो फ्रेंडली फाइट का असर है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन का कौशल ही था, महारत ही था कि कम से कम 3 ही सीट पर फ्रेंडली फाइट हुआ। चुनाव से पहले हम कम से कम उम्मीद कर रहे थे कि 7 सीट पर इन लोग आपस में लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन उसको करते करते 3 पर आया। तो ये उपलब्धि ही है इंडिया गठबंधन के लिए। विनय जी से एक सवाल है। विनय जी, अभी हम इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे थे, एनडीए की भी कई ऐसी सीटें हैं जहां बागी उम्मीदवार खड़े हैं। हालांकि कई सीटों पर उन्होंने मनोबल करके मना लिया, लेकिन कुछ सीटें अभी भी हैं जहां बागी के तौर पर उनके उम्मीदवार खड़ा है। कितना प्रभावित करेगा इसको? नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना जानती है, और झारखंड में उन्होंने 2 प्रभारी को नियुक्त किया, एक शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे हिमंता बिस्वा शर्मा। बिल्कुल, दोनों चुनावी राजनीति के महारथी हैं, दिग्गज खिलाड़ी जिनको आप कह सकते हैं। और दोनों ने यहाँ क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी कई गुट में बटी हुई थी, अंदर से एक तरह से कई खोखला हो गई थी, सारे लोगों को एकजुट कर दिया जी। इन दोनों का कौशल कह सकते हैं कि इसका रहा कि बहुत सारे बागियों को इन लोगों ने बैठाने में सफलता अर्जित की। उनके घर तक गए, उनको मनाने की कोशिश की, और लगभग सभी बागी को इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन झारखंड में है, वो उसका जो भी परफॉर्मेंस होगा, जैसा भी परफॉर्मेंस करेगा, उसमें बहुत बड़ा श्रेय शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा का रहेगा। इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा किया, और एनडीए को पूरा एकजुट करके जी। लेकिन झारखंड के इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात है कि जदयू के 2 उम्मीदवार हैं यहाँ जी, और दोनों उम्मीदवार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि दोनों उम्मीदवार सिटिंग मुख्यमंत्री को हराए जी जी। राजा पीटर ने शिबू सोरेन को हराने का काम किया, और सरजू राय जी ने रघुवर दास को हराने का काम किया जी। और दोनों उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आए। ये भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये लोग 2 सीटिंग मुख्यमंत्री को हराना दोनों उम्मीदवारों का बहुत बड़ी बात है जी। और दोनों मुख्यमंत्री अपने आप में, शिबू सोरेन यहाँ के सबसे कद्दावर नेता, रघुवर दास 5 साल तक मुख्यमंत्री चलाने वाले एकमात्र नेता, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश के। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। और जो अभी खबर आ रही है, तो 81 सीटों में से 51 के रुझान मिल रहे हैं। एनडीए 33 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है जी, शुरुआती रुझान है, और कब किस सीट पर क्या समीकरण बदल जाए वो कहा नहीं जा सकता। हम लोग अभी दोस्ताना संघर्ष की बात कर रहे थे आनंद मोहन जी। ये एक बहुत हॉट सीट है हुसैनाबाद। एनसीपी से कमलेश सिंह बीजेपी को ज्वाइन किया, उन्हें टिकट मिला, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ 2 बीजेपी की बागी हैं, विनोद सिंह और कर्नल संजय सिंह। उधर बसपा ने शिवपूजन मेहता को अपना प्रत्याशी बनाया। आसू से वो थे, लेकिन उन्हें चूंकि वो गठबंधन में सीट चला गया बीजेपी को, तो
उन्होंने बसपा ज्वाइन किया। अब मायावती ने भी वहां सभा की। कैसा लगता है उस सीट पे, क्या सिनेरियो होने वाला है? देखिए वो सीट मुझे तो जो एनसीपी के जो पूर्व विधायक थे वो सीट उनके लिए फंसी हुई मुझे दिख रही है जी। और उस सीट पर फंस गई इसलिए उनका मामला, चुनाव परिणाम तो थोड़ी देर में आएगा ही जी। क्योंकि विनोद सिंह बागी चुनाव लड़ गए जी। और एक अच्छा वो खासा वोट पॉकेट है। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छा। हाँ, उनके पास एक अच्छा वोट है। मुझे इधर से फाइट करता हुआ राजद दिखता है। जी जी। और संजय प्रसाद सिंह यादव वहाँ से उम्मीदवार है राजद के। तो ये सीट भाजपा और राजद के बीच में है और राजद को थोड़ा एज है वहाँ। जी जी। वो उस दिशा में लगता है मुझे परिणाम जाना चाहिए, जो हम लोग जा करके फील किए। जी जी। और अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में चुनाव हुए थे और वहाँ 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों का जो वहाँ पर का चलन है। और हमारे भारत में जो ठीक है 2 प्रमुख गठबंधन है, लेकिन इसके अलावा भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इसकी खूबसूरती या इसकी क्या कहें, इसका जो दूसरा पहलू है, इस पर आप दोनों की टिप्पणी चाहूंगी। विनय जी, पहले हम आनंद मोहन जी से ले लेते हैं। जी देखिए, भारतीय लोकतंत्र को जो हमारे संविधान ने सजाया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, मुझे लगता है व्यवहारिक भी है कि सबको यहाँ पर चुनाव लड़ने की आजादी है। आपने कहा कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, छोटी पार्टियां भी लड़ती हैं, सबको जनादेश लेने का ये एक छूट है। और झारखंड तो उसमें और एक रिकॉर्ड बनाया है कि निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो एक मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बड़ा कुनबा की जरूरत होती है। अभी हम लोग उसी का हिसाब लगा रहे हैं कि भाई एनडीए को कितना आएगा और इंडिया गठबंधन को कितना आएगा। लेकिन इसे झारखंड ने बताया कि नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, फिर भी तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो मधुकुड़ा जी बने मुख्यमंत्री। ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही थी। तो ये मुझे लगता है कि जो जितना बड़ा हमारा देश है और जितना उसके एस्पिरेशंस हैं, उसकी जन आकांक्षाएं हैं, लोगों के सपने हैं, उसमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मुझे अमेरिका से कहीं ज्यादा दृढ़ अपने देश में लगती है जी। और ये होना चाहिए जी। विनय जी, अभी बात कर रहे थे हम लोग शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन के संघर्ष से उपजा एक व्यक्ति चंपाई सोरेन अब भाजपा के खेमे में है। क्या लगता है कि कोल्हान में कितना असर होगा उनका? देखिए, चुनाव में तो अगर एक भी व्यक्ति अगर भागता है तो उसका असर होता है जी। आप देखे होंगे कि एक वोट से राजस्थान के जोशी जी चुनाव हार गए थे विधानसभा जी, जो बाद में विधानसभा अध्यक्ष भी बने। अगर 2009 में अगर वो नहीं हारते तो राजस्थान के वो मुख्यमंत्री बनते जी। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी जी। और चंपाई सोरेन तो बड़े कद्दावर नेता रहे, गुरु जी के बहुत खास रहे जी जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसका असर तो पड़ रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है और कई सीटों पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे शाम तक जब पूरा परिणाम आ जाएगा तब तो आप कह सकते हैं जी। मैडम, और हमारे पास खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी 190 वोट से आगे। भाजपा के सत्येंद्र तिवारी को कुल 5245 वोट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश ठाकुर को 5055 वोट अभी तक मिले हैं। आगे देखना है कि आगे क्या होता है। इधर भावनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनंत प्रताप देव 1968 वोट से आगे हैं। आनंद प्रताप देव को 6987 मिले हैं। भाजपा के भानु प्रताप शाही को 5031 वोट पड़े हैं। हालांकि अभी और इसमें वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है। ये जो मैंने आंकड़े बताए वो पहले राउंड की मतगणना के आंकड़े थे। अभी दूसरा राउंड शुरू होगा। सरायकेला में पहले राउंड का परिणाम है। कुल 2986 वोट की गिनती हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार गणेश महली आगे चल रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार चंपाई सोरेन को 6837 वोट मिले हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार 9823 वोट अभी तक ले चुके हैं।
और पहले राउंड में रामगढ़ विधानसभा से सुनीता चौधरी 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये पहले राउंड की बात हुई। अभी तो और राउंड होने बाकी हैं। कौन आगे चल रहा है, कब पीछे हो जाए, पीछे वाला कब आगे हो जाए। 200-400 का भी मार्जिन है जी। अभी हमारे पास इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है जी, उसमें पहली रुझान इलेक्शन कमीशन के जो मिली है उसमें बीजेपी 7 सीटों पर आगे है, जेएमएम 5 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू 3 सीटों पर आगे है, आरजेडी भी 3 सीटों पर आगे है, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर आगे चल रही है और जेएलकेएम जो हम लोग फैक्टर बात कर रहे थे वो भी 1 सीट पर, जयराम महतो आगे चल रहे हैं और अदर्स 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो मतलब फाइट जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि टफ कंटेस्ट जी, तो मैं देख रहा हूं कि एनडीए के खाते में भी अभी तक 10 सीटें दिख रही हैं, उसके बनिस्पत बल्कि इंडिया ब्लॉक के खाते में 13 सीटें 14-15 सीटें दिख रही हैं जी। आप बताइए आनंद मोहन जी, अब क्या सिनेरियो, माने क्या संदेश इसका लग रहा है? ये लगता है कि पहले चरण का ऑफिशियल डाटा है ये जी। और फिर जो मैंने बताया वो हमारे संवाददाता जो बैठे हैं उनकी फीडबैक है। तो आपके संवाददाता भी बहुत मेहनती माहिर हैं, उनका भी ठीक फीडबैक होगा। तो लड़ाई तो है जबरदस्त, जी जी, बहुत जबरदस्त लड़ाई है और अभी एज ले रहा है इंडिया गठबंधन। जी जी, इंडिया गठबंधन इस एज को अगर बढ़ा लिया, तीसरे 10 चरण तक का ही के बाद ही तस्वीर आपको कुछ मुकम्मल तस्वीर दिखेगी। अगर इसको बढ़ा लिया तो एज में रहेगा। बीजेपी ट्रेल कर रही है पीछे से, बहुत कोई कमजोर ट्रेलिंग नहीं है, नहीं है। तो अगर बीजेपी का कोई जंप मिला, मुझे उसमें अभी इधर में देख रहा था तो उसमें आजसू को 5-6 सीटों का था रुझान, शायद दूसरे में चल रहा है और आपके पास 3 सीटों का है। मुझे लग रहा है कि हर ब्लॉक में, चाहे इंडिया का ब्लॉक हो चाहे इंडिया का, आईएनसी के परफॉर्मेंस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला। काहे कि जेएमएम का जो अपना स्ट्राइक है ना, 30 था पिछले बार इनको, तो मुझे लगता है कि 28-27 तक वो आएंगे, मेंटेन रखेंगे। तो और कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस अगर 30 सीटों में बहुत पीछे अगर जाएगी तो वो इंडिया गठबंधन के लिए नुकसान होगा। और ठीक वही आजसू, अगर भाजपा भी जो पिछले बार 25 सीटें लेकर के आई थी, तो भाजपा का भी बहुत ग्राफ मुझे मतलब बहुत रिमार्केबली अगर बढ़ेगा तो 30-32-33 तक जाएंगे वो। तो बहुत बड़ा मार्जिन गैप भी बीजेपी को मुझे इस चुनाव में, जितना टफ चुनाव उसमें नहीं दिख रहा है कि मतलब बीजेपी भी 25 से एकदम सीधा 40 हो जाए। हाँ, वो मुझे वैसा सीन फौरी तौर पर तो नहीं दिख रहा है राजनीति में क्या। तो अब अगर जो सीट का क्रंच है एनडीए को, उसको आजसू को पूरा करना होगा बिल्कुल, क्योंकि लोजपा और जदयू का कोई स्टेक नहीं है। अगर वो लोजपा 100% परफॉर्मेंस होगा, 1 सीट है ही है, 1 सीट अगर ज्यादा निकाल लिए चतरा से तो उनका 100% स्ट्राइक है। जदयू के पास 2 है, अगर 1 जीतते हैं तो 50% स्ट्राइक है। तो ये कोई मार्जिनल गैप, इनका अच्छा प्रदर्शन और बुरा प्रदर्शन कोई बहुत विनिंग केक लेकर के एनडीए के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन आजसू का परफॉर्मेंस और इधर इंडेफिनेटली कांग्रेस का परफॉर्मेंस, और कांग्रेस को ज्यादा प्रेशर है परफॉर्म करने का, क्योंकि उनके पास स्टेक होल्डर बड़ा है वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के। तो 30 सीट पर का उनका मामला है। तो ऑब्स्टेकल मुझे कांग्रेस की ओर से खड़ा किया हुआ दिखता है। हेमंत सोरेन ड्राइविंग सीट पर है, गाड़ी धनाधन चलेगी, लेकिन जो पीछे का, तो खलासी बटन यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो पीछे का जो एक रास्ता बताने वाली सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो मुझे थोड़ा सा डैमेज होता हुआ दिख रही है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कल्पना सोरेन की, राइजिंग स्टार आप लोगों ने कहा। एक और युवा है जयराम महतो, जेएलकेएम के, और कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जयराम महतो का फैक्टर क्या होगा? देखिए, क्योंकि कुर्मी और इनके वोट भी बहुत ज्यादा एक खास होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि झारखंड जब से बना है तब से यहाँ के युवा दगा फरेब के ठगे गए हैं वो। तो इसमें और रोजगार का सवाल और सारी चीजें बड़ी बड़ी अहम रही है। तो जयराम उस आक्रोश
के प्रणेता के रूप में आक्रोश को लेकर के इस चुनाव में आए जयराम महतो और यूथ आइकॉन बनने की कोशिश किया उन्होंने, और उसमें सफल भी रहे। उनकी भी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ हो रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है, जब एक नेता उभरता है तो वो अगर एक बाउंड्री में अगर फिक्स हुआ तो मुझे उसका बहुत परवान चढ़ता हुआ नहीं दिखता। जब तक आप जैसे देखिए शिबू सोरेन क्यों बने? शिबू सोरेन इसलिए शिबू सोरेन बने कि महतो मांझी का एक ऐसा इंटरेक्टमेंट था झारखंड आंदोलन में जो उनको एक बड़ा उभार दिया। ठीक है, तो आप बड़ा पॉलिटिकल लीडर या बड़ा मास लीडर तभी बनेंगे जब सोसाइटी का हर वर्ग आप पर एक आशा भरी निगाह और एक आपको अपना नेता माने। जी, मुझे ये लगता है। ये पूनम जी, मैं आपको ताज़ी जानकारी से अवगत करा दे रहा हूँ। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें बीजेपी जो है, बीजेपी प्लस जो है 39 सीटों पे बढ़त बनाए हुए, अभी फाइनल नहीं कहा जा सकता है, इनिशियल ट्रेंड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 27 प्लस है, अदर्स 1 सीट पर है जिसकी चर्चा भी ये कर रहे थे। हमें अनुमान है कि वही आगे चल रहे होंगे। और ये भी है कि हेमंत सोरेन बरहेट से आगे चल रहे हैं, जामतारा से सीता सोरेन हैं, बाबूलाल मरांडी भी जो है धनबाद से आगे चल रहे हैं। ये ताजी स्थिति है। पूनम जी। जी जी जी, धन्यवाद कृष्ण कुमार लाल जी, हमारे समाचार प्रमुख। उन्होंने आकर ताज़ा जानकारी दी। और इस ट्रेंड पर, जैसे अभी इसके तुरंत पहले हम जयराम महतो की बात कर रहे थे, कुछ सीटों पर उनके जो कैंडिडेट हैं वो सत्ता पक्ष जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को डेंट करेंगे और कुछ सीटों पर वो एनडीए गठबंधन के। इसका कितना रोमांचक होगा असर आखिर तक? देखिए, एक नई पार्टी के साथ आए हैं वो तो, और पार्टी के नेता हैं जयराम महतो, तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में जयराम जो हैं वो ज्यादा डेंट कर रहे हैं बीजेपी को करता हुआ मुझे दिख रहे हैं। कुछ सीटों पर 5-10 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस को भी जयराम से नुकसान हो रहा है। और इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है खुद जयराम के लिए अपना वो सीट वो निकाल के आएंगे, तब फिर एक स्टैब्लिश नेता बन पाएंगे। जी विनय जी, अभी ताजा जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी तो ट्रेंड है जी, अभी इसमें बदलाव भी होगा क्योंकि कई राउंड की गिनती अभी होनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो आगे चल रहे हैं जी, और बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं वो भी आगे चल रहे हैं। तो दोनों, और रेस में भी अगर आप कह सकते हैं तो या तो हेमंत सोरेन बनेंगे, और अगर भाजपा की गठबंधन की सरकार बनती है तो ज्यादा संभावना बाबूलाल मरांडी के बारे में ही व्यक्त की जा रही है। वैसे तो विधायक दल नेता का चुनाव करता है और जो परंपरा है और जो संवैधानिक मान्यता है उसके अनुसार तो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें जिनको नेता चुना जाता है वही मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन दोनों आदमी आगे चल रहे हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों की जीत में कोई बहुत किंतु परंतु नहीं नजर आता है क्योंकि ये लोग बहुत सेफ सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ विनय जी, आपने जो ट्रेंड की बात चर्चा की वो फिगर से ये पता चलता है कि बीजेपी 39, जेएमएम 37, ये दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जो इस बार का चुनाव है बहुत क्लोज फाइट है और एक तरह से फोटो फिनिश टाइप का होता है। जैसे एथलेटिक्स में आप जब दौड़ेंगी 100 मीटर 200 मीटर तो फोटो फिनिश होता है, तो ये चुनाव भी मुझे शुरू से ये लग रहा है कि 2-3-4 सीटों से ही फैसला होगा, कोई बहुत लंबा नहीं। हम लोग भी जब अपना आकलन करते हैं तो वही आकलन आता है कि अगर जब देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 37 से 42 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी हिसाब से 36 से 41 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ती, जो हम लोग अपने स्तर से या हम लोग अपने संवाददाताओं से बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं। वैसे तो आज तो अब कोई प्रिडिक्शन का समय है नहीं, तो जो वास्तविक मतगणना हो रहा है और इस मतगणना के बाद जो जनादेश होगा उसको स्वीकार करना होगा, सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, लेकिन बहुत कांटे का टक्कर निश्चित रूप से। जी जी। ये हमारे स्टूडियो में अभी आई हैं महवीश से मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी ट्रेंड है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है महवीश? धन्यवाद लाल सर।
जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से तो जैसा कि हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही, और हम सुबह से डिस्कस भी कर रहे हैं, कि इस बार महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है। तो महिलाएं जो हैं झारखंड की, वो इस बार ऐसा लगता है कि डिसाइड करेंगी कि सत्ता में कौन आएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ के वोट किया है, और देखते हैं अब आगे इसका क्या होता है। और आप लोग भी इस पे आगे ज़रूर चर्चा करें कि महिलाओं का इस बार ऐसा क्या अहम रोल रहा है। विनय जी, जैसे महवीश ने कहा कि आप जो है पहला चरण या दूसरा चरण का जो मतदान है, इस पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आप जो महिलाएं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो किसके तरफ टिल्ट कर रहा है वोट, विनय जी? देखिए, एक तो जो बड़ी बात है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की, तो उसका एक कारण ये भी मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि पलायन की जो समस्या है, यहाँ के पुरुष ज़्यादा बाहर चले जाते हैं, मतदान के समय रहते नहीं हैं, बाहर नौकरी चाकरी करने जाते हैं, तो हो सकता है उसके कारण भी पुरुषों की संख्या कम हो। दूसरी तरफ जहाँ महिलाएं आगे आई है, ये अच्छी बात है, सुखद है कि महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये मैया योजना का भी प्रभाव हो सकता है। मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपये की राशि राज्य सरकार दे रही है, जी जी, तो उसका भी प्रभाव हो सकता है। अभी ये तो आज शाम पता चलेगा कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है ग्रामीण इलाकों में, तो जो राज्य सरकार की जो कल्याणकारी कार्य हैं, जिसको कभी कभी कुछ लोग रेवड़ी भी बोल देते हैं, जी जी, तो मुझे लगता है उसका असर पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये इसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा आज थोड़ा सा मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। जी विनय जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ये अंडरस्टूड है कि अगर इंडिया गठबंधन आता है तो हेमंत सोरेन होंगे, और एनडीए गठबंधन आता है तो बाबूलाल मरांडी होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हमने देखे जहां पर चंपाई सोरेन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैं जीता और पार्टी चाहिए तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। बहुत सारे उनके इंटरव्यूज हैं, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, देखिए, वो तो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान करेगा जी, और उसमें तो कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं उठता है। लेकिन निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो विधायक के चुन कर आएंगे वही नेता, वो तो एक संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं। हम लोग को ये अभी स्पष्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि जब विधायक आते हैं और फिर आलाकमान भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनका आलाकमान मुख्यमंत्री तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें अभी हम लोग नहीं जाए। अभी तो हम लोग जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है, या अभी वोटिंग ट्रेंड क्या, अब तो मतगणना हो रही, जो मतगणना हो रही उसी पर हम लोग कंसंट्रेट करें, क्योंकि अब पल पल समीकरण बदलेगा और बहुत तेजी के साथ बदलेगा, क्योंकि बहुत कम, लगभग अब 10 बजने चला, लगभग 2 घंटे मतगणना का हो जाएगा और 4-5 बजे तक पूरा परिणाम आ जाएगा, जो संभावना व्यक्त की जा रही है बहुत तेजी से। चूंकि ईवीएम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, उसके माध्यम से अब मतगणना, इसलिए उसमें समय लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग रिजल्ट देखेंगे। जी जी, बरहेट की ताजा स्थिति आ गई है। हेमंत सोरेन जो है 4009 वोट से दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। जी, और हेमंत सोरेन पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की नजर है। इनके जो योजनाएं रही हैं, या राज्य के लिए इन्होंने जो योजनाएं लेकर आए हैं, इनकी सरकार लेकर आई है, उन योजनाओं पर थोड़ी चर्चा चाहेंगे विनय जी, जो इनको एज दिला सके, माइलेज दे सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब कि वर्तमान सरकार की वही मैया योजना मुख्य है, और उसके अलावा जो पेंशन योजना है, यूनिवर्सल पेंशन योजना है, उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन योजना है, तमाम तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, और उसको धरातल पर उतारा गया, उसका कहीं कहीं असर दिखाई पड़ता है। बिजली बिल माफी की भी योजना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ज्यादा चर्चा है। और मुझे लगता है कि
जो अभी ट्रेंड भी लाल साहब बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन 4009 वोट से आगे चल रहे हैं और बहुत आसानी से हेमंत सोरेन वहाँ से जीतेंगे। उसमें उनके जीत में कहीं कोई मुझे किंतु परंतु नहीं लग रहा है। उसी तरह से बाबूलाल मरांडी की भी जीत में मुझे कहीं किंतु परंतु, बाबूलाल धनबाद से अभी आगे चल रहे हैं। धनबाद विधानसभा क्षेत्र उनका गृह क्षेत्र है, बाबूलाल जी का वो गृह क्षेत्र है। हालांकि वो एसटी सीट नहीं है, लेकिन वो नहीं, लेकिन आप जानिए ये बड़ी खासियत है झारखंड में, ये बड़ी खासियत है कि जो एसटी नहीं होने के बावजूद सामान्य सीट से लड़ते हैं। सामान्य सीट से लड़ना हिम्मत वाली बात है। सब लोग, कल्पना सोरेन भी सामान्य सीट से लड़ रही हैं, हालांकि वो एसटी सीट से यहाँ नहीं लड़ सकती हैं कानूनन, क्योंकि वो उड़ीसा की मूल रूप से रहने वाली हैं और वहाँ ही उनको उसका लाभ मिल सकता है, अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल सकता है। लेकिन बाबूलाल का वो गृह क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के वो वोटर है, तो उनका घर उसी क्षेत्र में है, धनबाद क्षेत्र में। और बाबूलाल अकेले ऐसे नेता हैं झारखंड में जो लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को भी हराए और उनकी पत्नी कल्पना, उनकी पत्नी को भी हराने, रूपी सोरेन को भी उन्होंने 99 के लोकसभा चुनाव में हराया था। 98 में शिबू सोरेन को और 99 में रूपी सोरेन को उन्होंने हराया था। तो अकेले ऐसे नेता बाबूलाल हैं। तो बाबूलाल, उसके अलावा फिर कोडरमा से भी 3 बार सांसद रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने भी तो सामान्य सीट थे, रामगढ़ से उपचुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने थे, वो भी सामान्य सीट थे। तो मुझे लगता है कि बाबूलाल का भी एक बड़ा स्टेचर है, बड़ा कैनवास है और बड़े लीडर यहाँ के बने हैं। विनय जी, एक बात की मैं जानकारी देना चाहूँगा कि CPI-ML का जहाँ तक मुझे जानकारी है, पिछला विधानसभा चुनाव में बगोदर से केवल जीते थे। इस बार एक आ रहा है कि CPI-ML जो है बेरमो कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आगे चल रही है, निरसा से मेरे ख्याल से, निरसा से सॉरी निरसा से CPI-ML आगे चल रही है। तो एक CPI-ML का जो एक माने जो व्यापक क्षेत्र है उसको नहीं, देखिए इस बार क्या हुआ कि MCC और CPI-ML का विलय हो गया। MCC से आपको याद होगा, आप तो लाल साहब बहुत पुराने पत्रकार हैं, AK राय हुआ करते थे, धनबाद के सांसद, बहुत ईमानदार सांसद थे। तो उनकी पार्टी थी MCC, मार्क्सवादी समन्वय समिति, उसका माले से विलय हो गया। तो माले की ताकत यहाँ बढ़ी है। तो निरसा उसका कार्य क्षेत्र रहा है, तो निरसा में बहुत अच्छी स्थिति में भाकपा माले है। हालांकि इस बार थोड़ा सा विनोद सिंह की सीट फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। बगोदर की सीट थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो हम लोगों के पास सूचना है। और 2 सीट तक माले यहाँ जीत सकती है, निरसा एक और सीट है, तो सीट अभी फिलहाल निरसा से आगे। और एक इंडिया ब्लॉक की एक ताज़ी खबर हमारे पास आ रही है, कोडरमा से तीसरे राउंड की मतगणना के बाद इसमें वहां से RJD के प्रत्याशी हैं सुभाष यादव, उनको 12,398 वोट मिला। भाजपा नंबर 2 पर है, जिसके मत मिले हैं, जिनको मत मिला 8,110। और राजद के सुभाष प्रसाद यादव भी हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये सब प्रसाद यादव जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, जेल से उनको चुनाव के अंतिम समय में उनको जमानत मिल गई थी और वो आए थे और चुनाव लड़े और उनकी बहुत अच्छी स्थिति वहाँ बताई जा रही थी। मतगणना की शुरू होने के पहले वोटिंग जब खत्म हुआ था तो उसके बाद जब हम लोग सूचना लिए तो उनकी बहुत अच्छी स्थिति थी और वो बताया जाता है RJD वहाँ से वो सीट जीत सकती है। और अभी भी जो ट्रेंड आ रहा है उसमें उनको बढ़त दिखाया जा रहा है। अभी जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, रांची से CP सिंह आगे चल रहे हैं। CP सिंह को 5,631 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी को 2,776 वोट, मतलब 2,905 वोट से CP सिंह भाजपा के आगे चल रहे हैं। उधर कल्पना सोरेन भी 3,128 वोट से गांडे सीट से आगे चल रही हैं। झामुमो की कल्पना सोरेन, भाजपा की मुनिया देवी दूसरे नंबर पर हैं।
निश्चित रूप से सीपी सिंह बहुत कद्दावर नेता हैं। 6 बार यहाँ के रांची से विधायक रहे, 7वां प्रयास है उनका जी। वो 95 में जब रांची से यशवंत सिन्हा विधायक हुआ करते थे और बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता थे, तो हवाला कांड में जब नाम आया उनका और आडवाणी जी का तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ 96-97 में और तब सीपी सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे रांची से, और तब से वो लगातार विधानसभा के सदस्य हैं। तो एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है विधानसभा में। जी जी जी। और महुआ माझी के लिए ये बहुत मेहनत वाली बात होगी। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत टफ कंटेस्ट दिया, इस बार भी टफ कंटेस्ट देंगे, इस बार भी। जी जी। और विनय जी और बाकी श्रोताओं को बता दूं कि अभी हमारा विशेष चुनाव बुलेटिन का समय होने जा रहा है। 10 बजे से आप सुनेंगे जो नॉर्मली हमारे एफएम का बुलेटिन होता है। आज के दिन हमने खासकर उसे विशेष चुनाव बुलेटिन बनाया है और ये 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है, और इसमें आप बने रहिए, आपको इसमें ताज़ा जानकारी मिलेगी 5 मिनट तक। विशेष चुनाव बुलेटिन आपके लिए।